Hello everyone. So this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes and much more. And do join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease to get the daily updates regarding the lectures, and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you're interested in joining the Unacademy Plus, use code Sharma YT10 SHARMA YT10. If you use this code, you will get immediately 10% discount. Now let us start with the today's lecture. हम लोग आज के लेक्चर में चार चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं. चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, स्क्रैमजेट इंजन एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी. लेकिन इससे पहले एक वर्ड होता है जिसका नाम है प्रोपेलेंट. ये वर्ड है जिसका नाम है प्रोपेलेंट. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोपेलेंट क्या होता है. देखो ये जो प्रोपेलेंट होता है ना, प्रोपेलेंट, ये जो होता है ये मिक्सचर होता है. किसका मिक्सचर होता है? ये फ्यूल का एंड ऑक्सीडाइजर का. अगर हमें फ्यूल को बर्न करना हो ना, इफ यू वांट टू बर्न द फ्यूल टू प्रोड्यूस द एनर्जी, देन वी नीड ऑक्सीडाइजर. The oxidizer is going to provide the energy and through this our fuel is going to burn. देखो suppose for example कैंडल, अगर आप कैंडल को बर्न करते हो ना, then it happens in the presence of the oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस में this candle is not going to burn. Similarly अगर हमें फ्यूल को बर्न करना हो तो हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है. तो फिर ये जो प्रोपेलेंट होता है वो मिक्सचर होता है फ्यूल का और ऑक्सीडाइजर का. So propellant is a chemical mixture burned to produce thrust in rocket and consists of fuel and then oxidizer. अब ये जो oxidizer होता है, it is an agent that releases oxygen for combination with the fuel. तो ये जो oxidizer है वो fuel के साथ combine करके burn करेगा. The ratio of oxidizer to fuel is called the mixture ratio. Oxidizer और fuel का जो ratio होता है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर रेशियो. अब ये जो प्रोपेलेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब वो हाइब्रिड है. तो देखते हैं कि लिक्विड प्रोपेलेंट्स क्या होता है. देखो जो ये जो लिक्विड प्रोपेलेंट्स होता है ना, उनके अंदर क्या होता है, ये जो फ्यूल है और ये जो ऑक्सीडाइजर है उनका अलग चेम्बर होता है. दे बोथ आर स्टोर्ड इन द लिक्विड स्टेट. ठीक है, सबसे पहली बात याद रखो. देखो लिक्विड प्रोपेलेंट्स के अंदर ये जो फ्यूल होता है और ये जो ऑक्सीडाइजर होता है दोनों लिक्विड स्टेट के अंदर होता है और ये दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है. सी दिस इज द फ्यूल चेम्बर, दिस इज ऑक्सीडाइजर चेम्बर. हियर फ्यूल इज स्टोर्ड इन द लिक्विड स्टेट, हियर ऑक्सीडाइजर इज स्टोर्ड इन द लिक्विड स्टेट. नाउ दिस आर कनेक्टेड टू द कंबशन चेम्बर. ओके, ये कंबशन चेम्बर है. ठीक है. Now see what is going to happen. This fuel is going to come in the combustion chamber. Similarly ये जो ऑक्सीडाइजर है वो आने वाले combustion chamber के अंदर. दोनों combustion chamber के अंदर आके हम लोग इसको ignite करेंगे. अगर हम लोग ignite करेंगे then energy will be produced and because of this energy our jet will fly. Okay, so liquid propellant के अंदर for the fuel and oxidizer वहां पे दोनों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं. फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो होता है वो अलग अलग चेम्बर्स में होता है. दोनों आएंगे कंबशन चेम्बर के अंदर और कंबशन चेम्बर में आके वो लोग इग्नाइट होंगे. ओके, अब देखो हमने पढ़ा था लिक्विड प्रोपेलेंट के बारे में. अब ये जो लिक्विड प्रोपेलेंट होता है वो तीन टाइप के होता है, पेट्रोलियम, क्रायोजेंस एंड हाइपरगोलिक. अब देखते हैं कि ये पेट्रोलियम फ्यूल्स क्या होता है. देखो ये जो पेट्रोलियम फ्यूल्स होते हैं ना, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल. जब क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग होती है तब हमें ऑब्टेन होता है पेट्रोलियम फ्यूल. और ये जो पेट्रोलियम फ्यूल होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स. अब ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है.
तो उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। तो जो पेट्रोलियम फ्यूल्स होते हैं वो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के टाइम पे हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है केरोसिन। ओके, सो केरोसिन इज बेसिकली अ पेट्रोलियम फ्यूल। अब आता है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स, देखो ये जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स होते हैं ना वो होता है लिक्विफाइड गैसेस। हम लोग गैस को लिक्विफाई करते हैं और वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। गैस होते हैं, गैस को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाई करने के बाद हम लोग उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, और सपोज फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये जो हाइड्रोजन है वो होता है लिक्विड। कौन से टेम्परेचर पे? -253 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन है वो भी होता है लिक्विड पे। कौन से टेम्परेचर पे? -183 डिग्री सेल्सियस। सो देखो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट मतलब जो गैस होता है उसे हम लोग लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाई करने के बाद हम लोग उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं? क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स के अंदर जो फ्यूल होता है और जो ऑक्सीडाइजर होता है दोनों ही हम लोग उसे लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर। और याद रखना जब भी कोई लिक्विड प्रोपेलेंट होता है ना तो वहां पे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का दोनों का अलग अलग चेंबर होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं हाइपर गोलिक प्रोपेलेंट के बारे में। देखो हाइपर गोलिक प्रोपेलेंट होते हैं ना, उसका एक स्पेशलिटी ये होता है कि वी डोंट नीड एनी ऑफ द इग्निशन। ठीक है, तो देखो ये फ्यूल का चेंबर है और ये ऑक्सीडाइजर का चेंबर है। यहाँ से फ्यूल आएगा, यहाँ से ऑक्सीडाइजर आएगा, और दोनों यहाँ पे कंबशन चेंबर में मिलेंगे। सो दिस इज द कंबशन चेंबर। अब इस कंबशन चेंबर के अंदर फ्यूल भी है और ऑक्सीडाइजर भी है। ये वाला जो मिक्सचर है हमें इसको इग्नाइट करना पड़ेगा। इग्नाइट करने के बाद ही ये पूरी की पूरी रिएक्शन स्टार्ट होगी एंड एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस। लेकिन जब ये हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट्स की बात आती है ना तो यहाँ पे हमें कोई इग्निशन के लिए कोई सोर्स नहीं चाहिए होता है। वी डोंट नीड एनी ऑफ द इग्निशन सोर्स। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये जो हाइपरगोलिक जो प्रोपेलेंट्स होता है ना दे ऑलवेज रिमेन लिक्विड। वो हमेशा लिक्विड होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। जैसे कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लिक्विफाइड गैस होता है उसको स्टोर करने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, क्योंकि लिक्विफाइड गैस आर एट वेरी लो टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक फ्यूल को स्टोर करने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट जो होते हैं ना वो लिक्विड ही होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, लेकिन ये जो होते हैं बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है और इट शुड बी हैंडल विद एक्सट्रीम केयर। अब इसके एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, हाइड्राजीन, मोनोमिथाइल हाइड्राजीन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन। ओके, तो ये था हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट्स। अब देखो सॉलिड सॉलिड प्रोपेलेंट, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। सॉलिड प्रोपेलेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट। और ये दो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दे आर गोइंग टू इग्नाइटेड कंबशन चेंबर के अंदर, दोनों को इग्नाइट करेंगे और तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देखो इग्नाइट करने के बाद क्या होगा, ये जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का जो मिक्सचर है वो बर्न करने वाला है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। ओके, तो ये होता है सॉलिड प्रोपेलेंट। अब क्रायोजेनिक रॉकेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गैसेस आर लिक्विफाइड एंड स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। तो ये तो क्रायोजेनिक रॉकेट के बारे में था। अब ये क्रायोजेनिक जो रॉकेट होता है ना उसका एडवांटेज क्या होता है? देखो सबसे पहली बात, ये जो क्रायोजेनिक रॉकेट होता है ना, दिस पर्टिकुलर क्रायोजेनिक रॉकेट इट इज मोर एफिशिएंट। ओके, इट इज बेसिकली मोर एफिशिएंट। अब ये मोर एफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि जो क्रायोजेनिक रॉकेट होता है ना उसका जो स्पेसिफिक इंपल्स होता है वो बहुत ही हाई होता है। द स्पेसिफिक इंपल्स ऑफ क्रायोजेनिक रॉकेट इज वेरी हाई। तो ये स्पेसिफिक इंपल्स क्या होता है? देखो स्पेसिफिक इंपल्स मतलब अगर हम लोग 1 पाउंड है ना, 1 पाउंड ऑफ प्रोपेलेंट अगर 1 सेकेंड में अगर हम लोग इसको बर्न करते हैं तो कितना पाउंड ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक इंपल्स। ठीक है, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। 1 पाउंड ऑफ प्रोपेलेंट, 1 पाउंड ऑफ प्रोपेलेंट अगर
1 सेकेंड में अगर बर्न होता है तो कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक इम्पल्स। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोपेलेंट्स के लिए स्पेसिफिक इम्पल्स अलग अलग होता है, तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक इम्पल्स होता है वो हाई होता है, दैट इज वाई दे आर मोर एफिशिएंट। अभी हम लोग देखते हैं रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। देखो सबसे पहले देखते हैं कि टर्बोजेट इंजन जो होता है ना, वो काम कैसे करता है। टर्बोजेट इंजन, देखो टर्बोजेट इंजन के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये होता है कंप्रेसर, ये होता है कंबशन चेम्बर, एंड दिस इज बेसिकली टर्बाइन। ओके, तो देखो ये जो होता है वो होता है कंप्रेसर, ये है कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर, और ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं टर्बाइन। ओके, देखो आप लोगों ने जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स की जो विंग्स होती है ना, वो विंग्स के नीचे कुछ रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं। तो दिस रोटेटिंग ब्लेड्स आर बेसिकली द ब्लेड्स ऑफ द कंप्रेसर। ठीक है, तो जब ये कंप्रेसर के जो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है, जब वो रोटेट करती है तो जो बाहर की जो एयर होती है ना, ये कंप्रेसर के अंदर आती है। दिस एयर विल कम इनसाइड द कंप्रेसर। अब कंप्रेसर में आने के बाद ये जो एयर है ना, उसका ये जो कंप्रेसर है, इट विल कंप्रेस द एयर, इट इज गोइंग टू कंप्रेस द एयर। और करने के बाद जो एयर का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। टेम्परेचर इज बेसिकली गोइंग टू राइज। अब ये जो एयर है उसका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो गया। अब ये जो एयर है वो सीधा जाएगी कंबशन चेम्बर के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले कंप्रेसर की जो ब्लेड्स है उसे रोटेट किया, रोटेशन की वजह से एयर बाहर की जो एयर है वो कंप्रेसर के अंदर आई। अब ये जो एयर है वो जाएगी सीधा कंबशन चेम्बर के अंदर। अब कंबशन चेम्बर के अंदर हम लोग फ्यूल भी डालेंगे। ठीक है, फ्यूल विल ऑल्सो एंटर इनसाइड द कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर के अंदर फ्यूल भी आने वाला है। और अब कंबशन चेम्बर के अंदर एयर भी आ चुकी है। एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजर, राइट। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, अब हम लोग इसको यहाँ पे इग्नाइट करेंगे। दे विल बी इग्नाइटेड एंड दे विल स्टार्ट बर्निंग। तो इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से हॉट एग्जॉस्ट गैसेस विल स्टार्ट कमिंग आउट। हॉट एग्जॉस्ट गैस विल स्टार्ट कमिंग आउट, जिसकी वजह से ये टर्बाइन रोटेट करेगा। दिस टर्बाइन विल बी स्टार्ट रोटेटिंग। तो देखो ये जो टर्बाइन है ना, वो कनेक्टेड होता है कंप्रेसर से। तो अगर टर्बाइन अगर रोटेट कर रहा है, देन इट मींस कंप्रेसर भी हमारा रोटेट करेगा। सो दिस इज हाउ अ टर्बोजेट इंजन वर्क्स। ठीक है, देखो टर्बोजेट इंजन जो होता है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। इट कैन ऑपरेट ओनली अप टू द स्पीड ऑफ 3 मैक। अगर तुम्हें इससे ज्यादा तुम्हें जेट प्लेन को भगाना हो ना, तो वी नीड अ स्क्रैमजेट और अ रैमजेट इंजन। ओके, सो लेट अस सी हाउ दिस स्क्रैमजेट और द रैमजेट इंजन वर्क्स। देखो अभी क्या होता है, जो रैमजेट इंजन जो होता है ना, उसके अंदर कोई कंप्रेसर नहीं होता है। देयर इज ओनली अ कंबशन चेम्बर, दिस इज द कंबशन चेम्बर। ओके, देयर इज नो कंप्रेसर, नो कंप्रेसर, नो टर्बाइन। ओके, देखो अब क्या होता है कि रैमजेट इंजन जो होता है ना, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक एयर ब्रीदिंग इंजन होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली एयर ब्रीदिंग इंजन, एयर ब्रीदिंग इंजन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही जो हमारा कोई भी जेट इंजन है, अगर उसके अंदर रैमजेट इंजन लगा हुआ है, तो एज एंड व्हेन द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, एज एंड व्हेन द जेट इज फ्लाइंग, तो ये जो रैमजेट इंजन है वो ऑटोमेटिकली एयर को डायरेक्टली कंबशन चेम्बर में डालेगा। वो डायरेक्टली एयर विल एंटर इनसाइड द कंबशन चेम्बर। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रैमजेट इंजन के अंदर जो एयर आ रही है ना, इट इज ऑफ सबसोनिक स्पीड, सबसोनिक स्पीड। ओके, रैमजेट इंजन के अंदर जो एयर आ रही है ना, जो डायरेक्टली कंबशन चेम्बर में आती है,
तो उसकी हम लोग स्पीड को रेगुलेट करते हैं। वी मेक श्योर दैट द स्पीड ऑफ द एयर कमिंग इनसाइड द रैमजेट इंजन इज ऑफ द सबसोनिक स्पीड। ठीक है, जो एयर के इनफ्लो की बात कर रहा हूँ गाइज, मैं जेट के फ्लाई करने की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंबशन चेम्बर के अंदर जो एयर आ रही है ना, उसको हमें स्पीड को रेगुलेट करना पड़ता है। इट शुड बी ऑफ द सबसोनिक लेवल, तब जाके वो कंबशन चेम्बर में एफिशिएंटली वो फ्यूल के साथ बर्न करेगी। ठीक है, क्योंकि देखो रैमजेट इंजन के अंदर कंप्रेसर और टरबाइन नहीं होता है। जो टर्बोजेट इंजन जो होता है ना, वहां पे तो कंप्रेसर और टरबाइन था। कंप्रेसर ही एयर को कंप्रेस करता था, उसके टेम्परेचर को बढ़ाता था। लेकिन यहाँ पे रैमजेट इंजन के अंदर कोई कंप्रेसर नहीं होता है और ना ही कोई टरबाइन होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोई कंप्रेसर नहीं होता तो टरबाइन नहीं होता, मतलब जो एयरक्राफ्ट का जो वेट है, जो जेट का जो वेट है, वो बेसिकली डिक्रीज हो गया है। अगर वो डिक्रीज हो गया है मतलब जो जेट है इट कैन फ्लाई बेसिकली एट दी हाई स्पीड्स। ओके गाइस, सो इसीलिए जो रैमजेट टेक्नोलॉजी है वो उसकी वजह से जो जेट की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वहां पे कंप्रेसर नहीं होता है और ना ही कोई टरबाइन होता है। ओके गाइस, तो अभी कोई कंप्रेसर और टरबाइन अगर रैमजेट में होता नहीं है ना, उसका मतलब यह है कि हमें एयर की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंबशन चेंबर में अगर कोई वी हैव टू मेक श्योर कि जो एयर आ रही है कंबशन चेंबर के अंदर, उसकी जो स्पीड है वो सबसोनिक स्पीड की होती है। ठीक है, अब देखो ये था रैमजेट इंजन। तो मैंने आपको बताया कि रैमजेट इंजन इतना एफिशिएंट क्यों होता है, क्योंकि रैमजेट इंजन के अंदर ना ही कोई कंप्रेसर होता है ना ही कोई टरबाइन होता है। मतलब जो जेट का जो वेट होता है वो बेसिकली कम होता है और इसीलिए वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। अभी हम लोग देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। देखो रैमजेट के अंदर मैंने आपको बोला, देखो सबसे पहले जो स्क्रैमजेट होता है ना, स्क्रैमजेट, उसका मतलब ही होता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ठीक है, सुपर सोनिक कंबशन, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट मतलब जो स्क्रैमजेट इंजन है उसके अंदर ये जो हॉट एयर है ना, ये जो एयर है वो कंबशन चेंबर में आके सुपरसोनिक की स्पीड से भी अब आ सकती है। देखो रैमजेट जो था, रैमजेट के अंदर भी कंप्रेसर नहीं है, वहां पे भी टरबाइन नहीं है। स्क्रैमजेट ही रैमजेट का इंप्रूव्ड वर्जन है। रैमजेट के अंदर कंबशन चेंबर जो होता है, कंबशन चेंबर के अंदर जो एयर आ रही है ना, वो उसकी स्पीड को रेगुलेट करना पड़ता है। कंबशन चेंबर के अंदर मैं रैमजेट की बात कर रहा हूँ, रैमजेट के अंदर जो भी एयर कंबशन चेंबर में आ रही है उसकी स्पीड को रेगुलेट करना पड़ता है। वी हैव टू मेक श्योर दैट द स्पीड इज ऑफ द सबसोनिक लेवल, राइट। लेकिन अगर स्क्रैमजेट इंजन है तो जो बाहर की जो एयर आ रही है ना, वो सुपरसोनिक स्पीड के भी ऊपर आ सकती है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर भी एयर कंबशन चेंबर में जा सकती है। तो अगर सुपरसोनिक स्पीड से अगर स्क्रैमजेट इंजन के अंदर अगर एयर कंबशन चेंबर में आ रही है, मतलब सुपरसोनिक कंबशन इज पॉसिबल इन स्क्रैमजेट इंजन। सुपरसोनिक कंबशन जो होता है ना, वो स्क्रैमजेट इंजन में पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इन द स्क्रैमजेट इंजन। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट डिफरेंस। देखो जो रैमजेट इंजन होता है वहां पे सुपरसोनिक कंबशन नहीं होता है, लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन होता है वहां पे सुपरसोनिक कंबशन होता है। देखो और एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो हमारे जितने भी जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना, जितने भी लॉन्च व्हीकल्स, हमारे जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जैसे कि जो पीएसएलवी हो गया, ये जीएसएलवी हो गया, तो इनके जो इंजिन होते हैं ना, उनके अंदर जो ऑक्सीडाइजर जो होता है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो लोग अलग से ही इनबिल्ट चेंबर होता है वहां पे ऑक्सीडाइजर के लिए। लेकिन ये जो हमारे, देखो इसका रीजन क्या होता है कि ये जो पीएसएलवी जीएसएलवी होते हैं वो सैटेलाइट्स को एटमोस्फेयर के बाहर लेके जाते हैं। अब एटमोस्फेयर के बाहर अगर वो लोग लेके जाएंगे तो वहां पे एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन होता नहीं है ना। अगर एटमोस्फेयर के बाहर अगर वो लोग लेके जाते हैं तो वहां पे तो ऑक्सीजन नहीं होता है ना। सो दैट इज वाई दिस पीएसएलवी जीएसएलवी कैरी ऑक्सीडाइजर इनबिल्ट, वहां पे वो लोग पहले से इंजन में ऑक्सीडाइजर लेके जाते हैं। लेकिन ये जो जेट इंजिन जेट प्लेन्स होते हैं ना, उनके जो जेट इंजिन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो ऑक्सीजन है ना वो लोग एटमोस्फियर में से ही लेते हैं। ठीक है, वो लोग ऑक्सीजन एटमोस्फियर में से ही लेते हैं, क्योंकि हमारे जो फाइटर जेट्स है वो तो एटमोस्फियर में फ्लाई करने वाले, एटमोस्फियर के अंदर ऑक्सीजन तो होता ही है। सो दिस बेसिकली जेट इंजिन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर ओनली। तो मैंने आपको जितनी भी टेक्नोलॉजीज पढ़ाई, टर्बोजेट,
रैमजेट, स्क्रैमजेट, ठीक है। तो ये जो सारे जो टेक्नोलॉजीज है, दे ऑल वेर यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर, ठीक है। अब ये जो टर्बोजेट है वहां पे तो कंप्रेसर और टर्बाइन होता है, लेकिन रैमजेट और स्क्रैमजेट के अंदर ना ही कोई कंप्रेशन होता है ना ही कोई टर्बाइन होता है, ठीक है। रैमजेट और स्क्रैमजेट में ओनली एंड ओनली कंबशन चेम्बर इज देयर, सिर्फ और सिर्फ कंबशन चेम्बर होता है और कोई कंप्रेसर और टर्बाइन नहीं होता है। सो गाइज, ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में लिखा है वो आप खुद पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और जो स्क्रैमजेट इंजन जो होता है ना, वहां पे जो हाइड्रोजन है इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल और ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियरिक एयर एज एन ऑक्सीडाइजर। स्क्रैमजेट्स आर एफिशिएंट ओनली अबाउ सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। देखो पढ़ते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। अब ये जो चंद्रयान 1 है कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2009 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। अक्टूबर 2009 में लॉन्च हुआ था। कैसे लॉन्च हुआ था? बाय यूजिंग PSLV C11। अब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? अब चंद्रयान 1 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू प्रिपेयर अ 3 डायमेंशनल एटलास ऑफ बोथ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून। देखो नियर साइड जो होती है ना वो विजिबल साइड होती है। हम लोग जो मून की जो साइड को देख पा रहे हैं उसे बोलते हैं नियर साइड, और उसके जो पीछे वाला जो जो मून की जो पीछे की साइड होती है ना उसे हम लोग बोलते हैं फार साइड। और ये जो मून है ना उसकी केमिकल, मिनरोलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करना ये चंद्रयान 1 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। अब चंद्रयान 1 की फाइंडिंग्स क्या थी? व्हाट वर दी फाइंडिंग्स ऑफ द चंद्रयान 1? तो चंद्रयान 1 का सबसे सक्सेसफुल था कि उन लोगों ने जो वाटर की डिटेक्शन वहां पे की थी, ठीक है। मून के ऊपर उन लोगों ने वाटर की डिटेक्शन की थी। तो वाटर की भी डिटेक्शन यहाँ पे हुई, वाटर, बाद में OH-, और ये कहाँ पे हुई है? बेसिकली पोलर रीजन जो होता है ना वहां पे इसकी एबिडेंस ज्यादा मिली है। देयर एबिडेंस अराउंड दी पोलर रीजन। अब चंद्रयान 1 ने ऐसा बोला कि ये जो मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस है ना वो करेक्ट है। इट कंफर्म द ओशन मैग्मा हाइपोथेसिस। अब मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो मून था ना अभी वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, लेकिन जो मून जो पहले जो था इट वाज इन द मोल्टन स्टेट। सो वंस अपॉन अ टाइम द मून वाज इन द मोल्टन स्टेट। अब उन लोगों ने नया रॉक निकाला, रॉक फाइंड आउट किया जिसका नाम है स्पाइनल रिच रॉक। डेटा फ्रॉम चंद्रयान 1 हैव लेड टू डिटेक्शन ऑफ अ न्यू स्पाइनल रिच रॉक ऑन द ल्यूनर फार साइड। हम लोग जो साइड को देख रहे हैं उसे बोलते हैं नियर साइड, और जो साइड विजिबल नहीं है उसे बोलते हैं फार साइड। एक्सरे सिग्नल्स डिटेक्ट भी किए थे हम लोगों ने, ठीक है। चंद्रयान 1 ने एक्सरे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था। देखो ये जो वीक सोलर फ्लेयर्स होती है ना, दिस सोलर फ्लेयर्स, ये जो सोलर फ्लेयर्स होती है जब वो वीक होती है ना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक्सरे सिग्नल्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सरे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं जो इंडिकेट करता है कि मून की सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है दीज आर बेसिकली फाइंडिंग्स ऑफ द चंद्रयान 1। अब हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चंद्रयान 2 जो हमारा लेटेस्ट मिशन है चंद्रयान 2। देखो चंद्रयान 2 जो है वो बेसिकली कंप्लीटली इंडिजीनियस मिशन है। यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स जो यूज किए हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो ये इंडिजीनियस है। और ये जो है इंडिया का सेकेंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन है। फर्स्ट कौन सा था? चंद्रयान 1 वॉज द फर्स्ट ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसके 4 कंपोनेंट्स है, सॉरी गाइस 3 कंपोनेंट्स आर देयर। कौन से? ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान। सो 3 कंपोनेंट्स आर देयर। अब ये जो ऑर्बिटर है ना, ये जो ऑर्बिटर है उसका काम क्या होगा? उसका काम होगा कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना। वो कम्युनिकेशन करवाने वाला है। किसके बीच में कम्युनिकेशन करवाएगा? अर्थ के ऊपर जो इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है वहां से लेके जो चंद्रयान का जो लैंडर है ना, विक्रम लैंडर है, उसके बीच में ये कम्युनिकेशन करवाएगा, ठीक है। देखो ऑर्बिटर जो है ना वो मून के ऑर्बिट में घूमने वाला है। ऑर्बिटर विल बी इन द मून्स ऑर्बिट। दिस ऑर्बिटर इज गोइंग टू रोटेट अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द मून
और दिस ऑर्बिटर इज गोइंग टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द इसरो ऑन द अर्थ एंड द चंद्रयान 2 लैंडर दैट इज विक्रम। अब ये जो लैंडर विक्रम है ना, वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है मून के ऊपर, ल्यूनर सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है हमारा विक्रम लैंडर। और इसी विक्रम लैंडर में से निकलेगा रोवर प्रज्ञान। दिस रोवर प्रज्ञान इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द विक्रम लैंडर। ये जो होता है इट विल बी 6 व्हील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड व्हीकल, और ये ल्यूनर सरफेस के ऊपर घूमने वाला है और ऑन साइट केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करेगा। तो चंद्रयान 2 के कौन से कंपोनेंट्स हैं? ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर एंड रोवर प्रज्ञान। अब ये जो है, इसके लिए कौन सा लॉन्चर यूज किया था? हमने GSLV Mark 3 M1 लॉन्चर यूज किया था, जो इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्चर है। और जो चंद्रयान 1 था उसके लिए हमने यूज किया था PSLV, और चंद्रयान 2 के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं GSLV Mark 3 M1। अब चंद्रयान 2 के क्या क्या नोटेबल फीचर्स है? देखो, सबसे पहली बात, हम लोग जो है वो बेसिकली 4th कंट्री है टू सॉफ्ट लैंड ऑन द ल्यूनर सरफेस। देखो, हमसे पहले 3 जो कंट्रीज है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, USSR एंड चाइना। तो ये जो 3 कंट्रीज है हमसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहली कंट्री बनने वाले थे इसीलिए क्योंकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली कर नहीं पाए थे। ओके, विक्रम हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। तो अगर ये हो जाता देन वी वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल रीजन। अभी तक जो मून के जो साउथ पोल रीजन है वहां पे अभी तक कोई गया नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग ने सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल के ऊपर की होती, देन वी वुड बी द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। ओके, बाद में ये सबसे पहला इंडिया का मिशन है। इट इज द फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस विद होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। सो चंद्रयान 2 के अंदर हम लोगों ने होम ग्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करें। ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे पहला ऐसा एक्सपीडिशन होगा। और बाद में हम लोग 4th कंट्री है सॉफ्ट लैंड ऑन द ल्यूनर सरफेस। ठीक है, किसके बाद? यूनाइटेड स्टेट्स, USSR और चाइना के बाद। और साउथ पोल के ऊपर लैंड करने वाले हम लोग पहली कंट्री बनने वाले थे, बट हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही था कि हम लोगों को वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग हमें करवानी थी। और मून के सरफेस के ऊपर हमें रोबोटिक जो रोवर था हमारा, प्रज्ञान रोवर था, वो हमें ल्यूनर सरफेस के ऊपर हमें घुमाना था वहां पे। ठीक है, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखो, ये जो मून है ना, वो हमारी जो अर्थ की जो अर्ली हिस्ट्री है ना, वो उसका एविडेंस है। तो मून को इन्वेस्टिगेट करने से भी हम लोग अर्थ की जो अर्ली हिस्ट्री होती है उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। बाद में इट ऑफर्स एन अनडिस्टर्ब्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इनर सोलर सिस्टम एनवायरमेंट। हमारी सोलर सिस्टम के एनवायरमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ये है। अब देखो, ये जो एविडेंस है ना, चंद्रयान 1 ने वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रेस किया था, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का एविडेंस निकाला था मून के ऊपर। अब इसकी जो फर्दर स्टडी है वो करेगा चंद्रयान 2। ओके, बाद में इट विल ऑल्सो स्टडी न्यू रॉक टाइप्स विथ यूनिक केमिकल कंपोजिशन। तो नए रॉक्स को भी स्टडी करेगा जिनका केमिकल कंपोजिशन यूनिक है। अब हम लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों है ल्यूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए? मैंने बोला कि हम लोग सबसे पहली कंट्री बनने वाले हैं जो साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगी। ठीक है, तो हम लोगों को साउथ पोल पे लैंड करवाना क्यों है? वाई दिस साउथ पोल इज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट? देखो, अभी साउथ पोल जो होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम शेडो में रहता है, मतलब वहां पे अंधेरा ही होता है, वहां पे लाइट नहीं होती है। अब ऐसा है कि वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ द वाटर। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। बाद में जो साउथ पोल का जो रीजन है उसके पास है फॉसिल रिकॉर्ड। किसके फॉसिल रिकॉर्ड? ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम। तो अगर साउथ पोल रीजन में अगर फॉसिल रिकॉर्ड है ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम,
देन हम लोग सोलर सिस्टम कैसे बिगिन हुई थी, कैसे फॉर्म हुई थी, वो भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बाद में देयर माइट बी हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर, इसके भी एविडेंस वहां पे, ये जो एलिमेंट्स है वो वहां पे हो सकते हैं। तो इट इज एन अनटैप्ड सोर्स ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज, मतलब ये इसेंशियल रिसोर्सेज का रिजर्वायर भी हो सकता है साउथ पोल ऑफ द मून। ओके, सो दिस इज वाई वी आर सो मच इंटरेस्टेड इन लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अब चंद्रयान 3 देखो, चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था साउथ पोल के ऊपर, तो अब चंद्रयान 3 अप्रूव हो चुका है। अब चंद्रयान 3 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैंडर होगा और रोवर होगा, ठीक है, एंड द प्रपोल्शन मॉड्यूल, एंड विल लाइकली अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल ऑफ द मून पे। देखो हमारे पास चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है ना, इट इज वर्किंग फाइन, ऑर्बिटर अभी भी इट इज वर्किंग फाइन। तो अब चंद्रयान 3 के अंदर हम लोग भेजने वाले हैं लैंडर और रोवर। ओके, और इसका जो कॉस्ट होने वाला है वो होने वाला है 600 करोड़। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। Okay, this is the end of the lecture. We will meet in the next lecture. And if you like this lecture, then please like the video also and subscribe to Arpita Sharma classes. And thank you very, very much for listening.